गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आपकी जो चैप्टर नंबर आपका है 10 नंबर चैप्टर की शुरुआत जो है वो करेंगे। पार्ट नंबर 10 की शुरुआत जो है वो करेंगे, जिसका आपका नाम है कोशिका चक्कर एवं कोशिका विभाजन। कोशिका चक्कर एवं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन इंग्लिश में बात करें तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। देखिए, इसके अंदर हमने 8वां चैप्टर कोशिका के बारे में पढ़ा विस्तार से। इस चैप्टर के अंदर हम कोशिका विभाजन की बात जो है वो करने वाले हैं कि कोशिका का विभाजन किस प्रकार से होता है और कोशिकाएं किस प्रकार से जो है वो चक्कर जो है इनका बनता है। सबसे पहले तो हमें कोशिका विभाजन की परिभाषा जो है वो आनी चाहिए। किसकी परिभाषा? सेल डिवीजन की। किसकी परिभाषा? सेल डिवीजन की जो परिभाषा होती है वो हमें आनी चाहिए कि कोशिका विभाजन क्या होता है। देखिए, सभी सजीवों की वृद्धि शरीर में उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन पर ही निर्भर करती है। पादप में सभी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती। देखिए, अगर हम पादपों में अगर बात करें तो उनकी प्रत्येक सेल के अंदर सभी सेल्स में क्या है, विभाजन की क्षमता नहीं होती है। किसकी क्षमता नहीं होती है? विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ठीक है। इनमें जो कोशिकाएं पादपों में जो कोशिकाएं विभाजित होती हैं वो कौन सी होती हैं? विभजोतक कोशिकाएं या मेरिस्टेम कोशिकाएं कहलाती हैं। कौन सी कोशिकाएं? विभजोतक या मेरिस्टेम कोशिकाएं कहलाती हैं। जो पादपों में इन्हीं कोशिकाओं में कोशिका विभाजन की क्षमता जो है वो होती है तथा जिन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती उन्हें स्थायी कोशिकाएं कहा जाता है। कौन सी कोशिकाएं? स्थायी कोशिकाएं कहा जाता है। कौन सी कोशिकाएं कहा जाता है? स्थायी कोशिकाएं जो है वो कहा जाता है। उच्च श्रेणी के जंतुओं के जीवन एक कोशिका से प्रारंभ होता है जिसे जाइगोट या युग्मनज कहते हैं, जिसमें बार बार विभाजन से बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं। जबकि एनिमल्स के अंदर अगर हम बात करें, इसके अंदर जंतुओं के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो उनके अंदर जो जाइगोट होता है युग्मनज, द्विगुणित जाइगोट होता है युग्मनज। ठीक है। इसमें बहुत सारे विभाजन होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे विभाजन होते हैं और उन विभाजनों से क्या है, आगे से आगे पूरा शरीर जो है वो बनता जाता है। एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फिर पूरे शरीर का निर्माण जो है वो होता है। तो ये जंतुओं के अंदर होती हैं। तो कोशिका विभाजन की सीधी सी परिभाषा यही होगी। एक कोशिका है, एक कोशिका का दो कोशिका में बंटना, दो का फिर चार में, चार का आठ में, आठ का 16 में, 16 का 32 में और 32 का 64 में। इस प्रकार से आगे कोशिकाएं जो है वो विभाजित होती रहती हैं। अब बात करते हैं कोशिका चक्कर कि कोशिका चक्कर क्या होता है। सेल साइकिल। सेल साइकिल की बात करते हैं कि कोशिका चक्कर जो है वो क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, कोशिका जो है वो एक संपूर्ण चक्कर में विभाजित होती है। क्या होती है? एक व्यक्तिगत कोशिका जो क्या है, एक संपूर्ण चक्कर में विभाजित होती है, जिसे क्या बोला जाता है? कोशिका चक्कर कहा जाता है। एक व्यक्तिगत कोशिका, देखिए इसकी परिभाषा अगर देखें, एक व्यक्तिगत कोशिका के संपूर्ण चक्कर को ही क्या कहा जाता है? कोशिका चक्कर कहा जाता है। संपूर्ण चक्कर को ही क्या कहा जाता है? कोशिका चक्कर जो है वो कहा जाता है। इसकी खोज जो है वो 1953 में यूकेरियोटिक कोशिकाओं में हार्वर्ड तथा पेलक नाम के वैज्ञानिक ने की थी। कोशिका चक्कर की खोज, डिस्कवरी जो है वो किसने की थी? 1953 में। कब? 1953 में। कब? 1953 में। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। मेरे और भी वीडियो सेल डिवीजन से संबंधित डाले हुए हैं व्हाइट बोर्ड पे, तो आप लोग वो भी देख सकते हो और ये भी देख सकते हो। दोनों सेम ही है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आप वो भी देख सकते हो और ये भी देख सकते हो।
1953 में दो वैज्ञानिक थे, एक तो हॉवार्ड और एक था पेलक। इन दोनों वैज्ञानिकों ने यूकेरियोटिक कोशिकाओं में की थी। कौन सी कोशिकाओं में? ससीम केंद्र की कोशिकाएं जो होती हैं, यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, उनमें इन्होंने इनकी खोज जो है वो की थी। ये एक जटिल एवं चक्रीय प्रक्रिया होती है, मतलब जटिल एवं चक्रीय प्रक्रिया होती है, एक चक्र के रूप में ये चलती रहती है, जिसमें मुख्य रूप से कोशिका वृद्धि करती है। क्या क्या करती है? देखिए, इसमें कोशिका वृद्धि करती है, सेल ग्रोथ होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केंद्रक विभाजन होता है, न्यूक्लियस जो होता है उसका विभाजन होता है, केंद्रक का विभाजन होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोशिका द्रव्य विभाजन की घटनाएं होती हैं। जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें भी क्या होता है? विभाजन होता है। ये तीन मुख्य घटनाएं होती हैं। कोशिका की वृद्धि होती रहती है, केंद्रक में विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य जो होता है उसमें विभाजन होता है। एक से भाई एक कायिक कोशिका में कोशिका की अगर हम बात करें, इसमें एक कायिक कोशिका में अगर हम बात करें, एक कायिक कोशिका में कोशिका चक्र के दौरान अगर बात करें तो दो प्रमुख, एक वेजिटेटिव सेल में अगर हम किसकी सेल साइकिल की बात करते हैं तो दो प्रमुख प्रावस्थाएं जो है वो पाई जाती हैं। कितनी? दो प्रमुख, टू फेज जो है वो पाई जाती हैं, दो प्रमुख प्रावस्थाएं जो है वो पाई जाती हैं। देखिए, एक तो होती है अंतरावस्था, एक तो कौन सी होती है? अंतरावस्था, अंतरावस्था, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटरफेज। क्या बोलते हैं? इंटरफेज, ठीक है। दूसरी जो होती है वो होती है एम प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था? एम प्रावस्था, या इसको मायोटिक फेज बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? मायोटिक फेज बोल सकते हो। एक तो अंतरावस्था होती है इंटरफेज, और एक होती है मायोटिक अर्थात एम प्रावस्था, ठीक है। सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं अंतरावस्था की बात करेंगे, एक नंबर की बात जो है वो करेंगे। कौन सी है? इंटरफेज। कौन सी है? इंटरफेज की जो बात है वो करने वाले हैं। इंटरफेज की जो है वो बात करेंगे, या अंतरावस्था की जो है वो बात करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये उपापचय क्रियाओं के लिए सक्रिय प्रावस्था होती है। कौन सी क्रियाओं के लिए? उपापचय। कौन सी क्रियाओं के लिए? उपापचय क्रियाओं के लिए क्या होती है? क्रियाओं के लिए सक्रिय प्रावस्था होती है। ये आपको इतना ध्यान रखना है। देखिए, उपापचय क्रियाओं के लिए सक्रिय प्रावस्था होती है, जो इसको तीन प्रावस्थाओं में बांटा गया है। कितने? 3 फेजेस के अंदर इसको बांटा गया है। तीन प्रावस्थाओं में इसको क्या है? विभाजित किया गया है। देखिए, तीन प्रावस्था इसकी कौन कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो है G1 फेज, G1 फेज, ठीक है। दूसरी जो है वो है एस फेज, एस फेज, और तीसरी जो है वो है G2 फेज। देखिए प्यारे बच्चों, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज, तीन प्रावस्थाएं। इंटरफेज या अंतरावस्था को कितनी प्रावस्थाओं में बांटा है? तीन प्रावस्थाओं के अंदर बांटा गया है, जिसमें G1 फेज, एस फेज और G2 फेज आती हैं। सबसे पहले हम एक नंबर की बात करते हैं। कौन सी है? G1 फेज। देखिए, जी का मतलब होता है गैप, ठीक है ना, फर्स्ट फेज, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा। G1 फेज की अगर बात करते हैं तो इस प्रावस्था में गुणसूत्र जो है वो स्पष्ट नजर आते हैं। क्रोमोसोम जो हमने कल पढ़ा था, गुणसूत्र जो होते हैं वो क्या आते हैं? स्पष्ट नजर आते हैं। कैसे नजर आते हैं? स्पष्ट नजर आते हैं। इसके अलावा इसमें आरएनए, डीएनए व प्रोटीन के लिए आवश्यक एंजाइमों का संश्लेषण होता है। कौन कौन बनते हैं? आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक जो है इनका आवश्यक संश्लेषण होता है, या आवश्यक एंजाइमों का संश्लेषण होता है। इस प्रावस्था में जो कोशिका चक्र में लगने वाला कुल समय का अधिकतम समय लगता है। भाई सेल साइकिल में जितो
टाइम लगा है उसमें सबसे ज्यादा टाइम इसी में लगता है। कौन सी अवस्था में? G1 फेज के अंदर लगता है। इसके बाद हम बात करते हैं G2 फेज की, सॉरी एस फेज की। किसकी बात करते हैं? एस फेज की, जिसका वो बोलते हैं सिंथेटिक फेज। कौन सी फेज? सिंथेटिक फेज। देखिए प्यारे बच्चों, सिंथेटिक फेज की अगर बात करते हैं तो इस प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। फॉर्मेशन ऑफ डीएनए। किसका संश्लेषण होता है? डीएनए का संश्लेषण होता है, इसलिए इसे डीएनए संश्लेषण की प्रावस्था भी बोलते हैं। डीएनए संश्लेषण की प्रावस्था इसको बोला जाता है। इसमें प्रतिकृति द्वारा आरएनए का द्विगुणन होता है, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई भी जो है वो परिवर्तन नहीं होता है। 3 नंबर है प्यारे बच्चों G2 फेज या गैप सेकंड फेज। देखिए इसकी बात करते हैं तो इस प्रावस्था में आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ऊपर वाले में डीएनए का संश्लेषण था, इसमें आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण होता है। किसका? आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण होता है, लेकिन डीएनए का संश्लेषण रुक जाता है। इसमें किसका? डीएनए का संश्लेषण जो है वो रुक जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने आज अंतरावस्था की बात की, कोशिका विभाजन की बात की, कोशिका चक्कर की बात की, और कोशिका चक्कर का 2 प्रावस्थाएं होती है, अंतरा प्रावस्था और एम प्रावस्था। अंतरा प्रावस्था की हमने बात कर ली, जिसमें हमने 3 बातें की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल हम एम प्रावस्था की बात जो है वो करेंगे।